வணக்கம். आज मतलब हम दोनों तमिल में बात किए தமிழ்ல படிக்கலாமா அப்ப? ओम नमः पाणिनिकाभ्याय पतंजलिभ्यः रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ भाई रिकॉर्डिंग कर दिया। हाँ चालू कर दिए। ओके ओके। क्या आज कुछ लिख नहीं पाएंगे ना, हमारे यहाँ लाइट नहीं है कब से। अच्छा पेन और लाइट वाला पेन है हमारा। हाँ जी गुरुदेव। संहिता संज्ञा विधायक सूत्र आज का परसन्निकर्ष संहिता सूत्र लिख लेना। परसन्निकर्ष संहिता 1/4/9। उस सूत्र में एक अधिकार आता है आकड़रात एका संज्ञा, इसका अधिकार चल रहा है, अधिकार सूत्र का। सूत्र का गुरु जी इसमें अधिकार चल रहा है। अधिकार चल रहा है आकड़रात एका संज्ञा, इस सूत्र का आकड़रात एका संज्ञा, आकड़रात एका संज्ञा, उस सूत्र का अधिकार चल रहा है। जी गुरुदेव। 1/4 काफी स्पष्ट है इस सूत्र का अर्थ। वर्णानाम अतिशय सानिध्यम संहिता सम्यकम भवति। वर्ण का अतिशय सानिध्य माने काफी पास होना संहिता सम्यक कहलाता है। जैसे कि राम शब्द है, इसमें राम शब्द में पंचवर्ण है। कितने वर्ण है? पंचवर्ण। अर्ध रेफ, दीर्घ आकार, अर्ध मकार और ह्रस्व आकार और विसर्ग, इनको मिला के पंचवर्ण राम शब्द में। इदम इष्टम वा एतादृशम वचनम इष्टम वा नेष्टम तर्हि यद यद अतिशय सानिध्येन भवति तस्य संहिता सम्यकं कथ्यते। ऐसा कहना उचित है क्या? अर्ध रेफ, अर्ध आकार, मकार, अर्ध मकार, अर्ध आकार तथा विसर्ग, ऐसा कहना उचित है क्या? तो नोचित है। एक साथ कहना ही उचित दिखता भी है, और जो एक साथ वर्ण कहे जाते हैं पर आगे जो एक साथ कहे जाते हैं, माने हम तो उल्टे तो वर्ण नहीं कहते, आगे कहते जाते हैं। परसन्निकर्ष संहिता वर्णानाम अतिशय सन्निधिः संहिता सम्यकम भवति। जितने पास वर्ण हो उसे संहिता संज्ञक कहते हैं। लिख लेना। कैसे लिखेंगे इसको हिंदी में? वर्ण का अतिशय सानिध्य संहिता सम्यक कहलाएगा। वर्णों का पास होना गुरुदेव। हाँ, वर्णों का पास होना संहिता सम्यक कहलाएगा। संहिता सम्यक कहलाएगा। जैसे कि हमने देखा था एक विधि सूत्र था इको एनची बोल के, उस सूत्र को हमने उदाहरण देखा था सुधि उपास्य। तो सुधि उपास्य इत्यत्र
अगर हम संधि करेंगे तो सुध्युपास्य होगा, परंतु यदि उसका और भी वर्ण छेद करेंगे तो सुध यु उपास्य ऐसे वर्ण छेद हो जाएगा उसका। तो एतादृशम इष्टम वा, ऐसा हमें अच्छा बात होता है क्या इससे? तो नहीं, हमें इष्ट क्या है? संधि सहित और पास पास कहना ही हमें इष्ट है। इसलिए जो पास पास कहे जाएंगे वर्ण उसे संहिता संज्ञक कहलाएंगे। मतलब गुरुजी प्रच्छेद करने के बाद एक एक वर्ण में तोड़ देने पे जो मतलब वो होंगे तो वो मतलब संहिता संज्ञक होंगे, मतलब इसे नहीं नहीं, एक एक वर्ण को तोड़ना नहीं, एक एक वर्ण को साथ बोलना। नहीं वर्ण नहीं गुरुजी, शब्द को पूरा मतलब एक एक वर्ण में प्रच्छेद कर दिए तो वर्ण को भी साथ बोलना और शब्द को भी वर्ण को साथ मिला के तो बोलना। शब्द बनेगा ना उज्जवल, वर्ण को मिला के शब्द बनेगा। जितना शब्दों को वो क्या बोलना है, दो शब्द बनेगा शब्दों तो को उसका साथ अर्थ बोलना। निकाल पाएंगे, उच्चारण निकाल पाएंगे। रविंद्र भाई, उज्जवल का कहना है कि दो शब्दों को साथ कहना, दो शब्दों का साथ कहना भी संहिता संज्ञक कहलाएगा और वर्णों को भी साथ कहना। नीचे ही उदाहरण दिया है राम का, और ये बहुत डीपली उदाहरण है। स्वभाव सिद्धार्थ मात्रा काला कालिकव्य वायातिरिक्त व्यवायु शून्यत्वम संहितात्वम। न्यायिक भाषा में लिखा है द्वयोः वर्णयोः उच्चारणयोः मध्ये स्वभावतः अर्धमात्रा इति कालः अवश्यम् एव विद्यते, तस्मात् अधिकः कालः तयोः उच्चारणयोः मध्ये न विद्यते चेत् तयोः मध्ये संहिता अस्ति इति उच्यते। समझ में आया ना? बहुत आसान है, समझ में आया? तस्मात् अधिकः कालः, हाँ, तयोः उच्चारणयोः मध्ये न विद्यते चेत् तयोः मध्ये संहिता अस्ति इति उच्यते। माने अर्धमात्रा काल इत्यादि का विषय तो सम्यक, आधा मात्रा काल होगा तो चलेगा, परंतु उससे ज्यादा अगर काल हो तो वो संहिता सम्यक नहीं कहलाएगा। दोनों वर्णों में अर्धमात्रा काल विद्यते चेत् कोऽपि दोषः नास्ति, परंतु तस्य उपरि यदि अधिक कालः वर्तते चेत् तो नहीं चलेगा। तो संहिता शब्द का प्रयोग क्या है इसमें? तो संहिताधिकारार्थम। संहितायाम बोलते एक अधिकार सूत्र चलेगा। छठे अध्याय के जो नहीं चलेगा उसका उदाहरण एक बता दीजिए। जैसे कि हम जो पदच्छेद करते हैं ना, जैसे कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, हाँ, समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय, एक संधि का देखेंगे विषय। मामकाः पांडवाः, इधर संधि भेद जो हमने किया, मामकाः पांडवाः, जब संधि भेद करेंगे तो उसे संहिता नहीं कहेंगे, संधि के साथ कहेंगे तो उसे संहिता कहेंगे। जैसे गुरुदेव मामकाफ हो गया तो ये जो फकार आ रहा है ये अर्धमात्रा की तो आता है, तो वो संधि के लिए तो होगा ना गुरुदेव? सम्यक। तो उसको भी हम देखें ना, अर्धमात्रा काल जो है उसे तो हम संहिता संज्ञा ही कहलाएंगे। जी जी गुरुदेव। फिर भी वो तो जैसे कि संधि में होता है कि वो एक शब्द हो जाता है ना, और ये तो दोनों शब्द अलग अलग रह रहे हैं। एक विषय क्लियर करना हो, संधि और संहिता दोनों तुल्यार्थ की है, परंतु संहिता शब्द से प्रयोजनम किम, इसके बारे में अभी मैं बता रहा था। संधि और संहिता ये दोनों तुल्यार्थक है, समझ में आया? जी गुरुजी। हाँ, ये अधिकार सूत्र एक चलेगा, संहितायाम बोल के एक अधिकार सूत्र है। उस सूत्र का अधिकार जब चालू होता है उसके बाद संधियां चलती है, जैसे इको ये लक्ष्मी, देखिए नीचे छठे अध्याय के पहले पाद में 77वां सूत्र है, यनादेश विधायक संधि। उसके बाद सभी संधियां चालू होती है संहितायाम का अधिकार लेने के बाद। संहितायाम का अधिकार के बाद ही स्वर संधि विशिष्टानि सूत्राणि विद्यन्ते। समझ में आ रहा है ना? तो ये अधिकार दर्शाने के लिए, संधि का अधिकार दर्शाने के लिए संहिता और संधि दोनों तुल्यार्थक है, लिख लेना एक साइड में। जी गुरुदेव। क्योंकि आगे देखिए बहुत सूत्र में जब संहितायाम आएगा तब हमें पता चलना चाहिए। समझ में आ रहा है? जी गुरुदेव। सुरेश भाई समझ में आया?
जी जी गुरुदेव आ रहे हैं। अग्रिम सूत्रम सुप्तिगंतम पदम लिखिएगा सुप्तिगंतम पदम हे समर्थ आणि शौर्य कालवा करायचं नाही शांत बस अगर किसको कुछ संदेह हो तो जरूर पूछना समझ में नहीं आएगा तो उसके बारे में चिंतन करेंगे वो वाला मतलब इतना उसमें समझ में आया कि आपने कहा तुल्यार्थ है और उसको लेकर जैसे कि थोड़ा और उदाहरण से बताते तो अच्छे से समझ में आ जाता। उदाहरण क्या लेंगे उसमें एक विषय आपको क्लियर करता हूँ जितने वर्ण हम कहते हैं ना जो पास पास में जितने भी मंत्र का उच्चारण संहिता में होता है माने संधि के साथ होता है श्लोक का उच्चारण संधि के साथ होता है अगर जब हम श्लोक को पदच्छेद करते कहते हैं तब वो संहिता नहीं कहलाएगी मैंने भी इसके पहले बताया था कि जब हम एक पारायण वशात उसका उच्चारण करेंगे तब वो पदच्छेद से नहीं करेंगे तब उसे हम संहिता के साथ ही संधि के साथ ही उसका उच्चारण करेंगे तभी वो जाके उचित होगा जब पदच्छेद करते हैं जैसे कि हम अभी पदच्छेद के लिए मुझे उदाहरण नहीं दिख रहा है गीता का एक कुछ उदाहरण ले लेते जैसे आपने भी प्रथम श्लोक वाला ही बताया इसको श्रद्धा इसको देखो पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम ये क्या हो गया पूरी संहिता होगी ये संधि होगी अगर इसका हम पद विच्छेद करें तो पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम मकार निकाल दिया आकार को भेद करके बोला आचार्य महतीम चमूम एक साथ कहेंगे तो माचार्य महतीम चमूम संधि करके बोलेंगे मकार के साथ आकार आ गया तो उधर संधि हो जाएंगे अनुदित सवर्ण से प्रत्यय से सवर्ण दीर्घ संधि हो जाएंगी सही ना अगर जब वर्ण पदच्छेद में हो उस वर्ण को जोड़ के बोलना तो हम संधि कहते हैं वैसे उसे संहिता भी कहते हैं दोनों तुल्यार्थक तुल्य प्रयोजक समझ में आ रहा है मतलब ये वाला जो आपने कहा कि अगर उसको मतलब संधि के साथ बोलेंगे संधि के साथ कहना वर्णों को संधि के साथ कहना पास पास में कहना वर्णों को ज्यादा भेद करके न कहना उसे संहिता कहते हैं और उसे संधि भी कहते हैं जी गुरुजी ओके आपको दोनों तुल्यार्थक है संहिता और संधि दोनों तुल्यार्थक है जी गुरुजी हाँ अभी देखना ये सूत्र है सुप्तिगंतम पदम लिखना सूत्र इसमें भी आकरात एका संज्ञा का अधिकार है सुप्रत्ययान्त शब्दाः तिङ् प्रत्ययान्त शब्दाः च पदसंज्ञकाः भवन्ति सुप्रत्ययान्त शब्दाः तिङ् प्रत्ययान्त शब्दाः च पदसंज्ञकाः भवन्ति जो शब्द सुप्रत्ययान्त होते हैं जो शब्द तिङ् प्रत्ययान्त होते हैं उनको पदसंज्ञक कहलाते हैं यथा रमक्रीडायाम् इति धातोः सुप्रत्ययः भवति हाँ तो रामः शब्द होता है अस धातोः तिङ् प्रत्ययः भवति अस्ति ये शब्द होता है जैसे कि उदाहरण के लिए देखेंगे सुप्रत्यय कौन से इसको आपको याद भी कर लेना है इसका पदच्छेद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है स्वजसमोर्छष्टाभ्याम भिस्गेभ्याम भिस्गसिभ्याम भिस्गसोसाम जो सुप ये जो सूत्र है इसका पदच्छेद आपको करना पड़ेगा और तब जाके पता चलेगा कि इस पे कौन से प्रत्यय है इसको देखेंगे इस सूत्र को अच्छा गुरुदेव मतलब ये सुप है ये प्रत्ययों का समूह है एक तरीके से हाँ इसमें कई प्रत्यय आते हैं हाँ इसमें काफी प्रत्यय है इसमें एक 27 प्रत्यय होगा ये देखना पड़ेगा जी गुरुदेव नंबर पे गुरुजी आ जाएगा हाँ ये देखिए ऊपर आए सु औजस अम औषस ताभ्याम भिस गेभ्याम भिस
गसिभ्याम घस, यस ओस आम, नी ओ सुप। ये सब सूत्र इसमें आते हैं, स्वजस इस सूत्र में। ये सूत्र, ये प्रत्यय जब शब्द के अंत में लगते हैं तो उनको पद संज्ञा कहलाते हैं। हाँ, माने ये कौन से प्रत्यय है? ये सुप प्रत्यय। सुप प्रत्यय जब एक शब्द के अंत में लगते हैं तब उसे पद संज्ञा कहते हैं, पद कहते हैं। समझ में आ रहा है? जी गुरुजी। जैसे हम पदच्छेद कहते हैं, शब्दच्छेद नहीं कहते, हम क्या कहते हैं? पदच्छेद। तो वो पद संज्ञा कब मिलती है? जब प्रातिपदिकों में, जब शब्दों में इस प्रकार के प्रत्यय लगते हैं। इस प्रकार के माने सुपादि प्रत्यय। सुपादि माने सु से लेके सुप तक, सु से लेके सुप तक सुपादि प्रत्यय जब लगते हैं तब उसे पद संज्ञा कहते हैं। समझ में आया? बहुत आसान है, कुछ समझो नहीं ना? आगे लिखिए। तो आपने जो भी बोला पदच्छेद और शब्दच्छेद वाला, इस सूत्र को पूरा कर देते एक बार, उसके बाद चर्चा करेंगे। ए समर्थ समर्थ बाबांना मनव शांत रहा, गुरुजी पाठ घेते सांग आणि दरवाजा लाव। शौर्य पाणी दे मला, थोडं पेला दे। हाँ, तीन प्रत्यांत शब्द। अब हमने सुप्रत्यांत शब्द देखे, जैसे रामहा ये सुप्रत्यांत शब्द है, और अस्ति ये तीन प्रत्यांत शब्द है। म्यूट कर दीजिए, कोई बात कर रहे उनको कह दीजिए प्लीज, आवाज आ रहा है किसी का तो। श्रद्धावन कौन बात कर रहा है देखिए एक बार, उनको बोल दीजिए मित्र। कर दिए म्यूट हो अभी तक। हाँ, हाँ बस। अस्ति इसमें तिंग प्रत्यांत शब्द है। जैसे तिंग प्रत्यय के तरह इधर देखिए, तिप्तस जी सिप्तस्थस मिप्वस्मस तातान तातान यथा साथाम ध्व मिड वही महिंग। ये सब, ये सूत्र तिंग प्रत्यय को दर्शाता है। अभी देखेंगे इसमें तिंग प्रत्यय कौन से इधर देखिए, तिप्तस जी सिप्तस्थ मिप्वस्मस त आताम ज थास आथाम ध्वम इड वही महिंग। ये सारे प्रत्यय तिंग प्रत्यय है। ये जब प्रत्यय शब्दों के अंत में आते हैं तो उस शब्द को पद ये संज्ञा होती है। जब तिंग प्रत्यय शब्द में लगते तो भी पद संज्ञा कहलाएंगे, और जब सुप प्रत्यय लगते तभी उसे पद संज्ञा कहलाएंगे। हाँ, तिंग प्रत्यय कब लगते हैं? धातु विषय में लगते हैं। जैसे कि अस धातु में ती प्रत्यय, अस धातु में टिप लगा तो क्या बनेगा? पकार की संज्ञा किस सूत्र से होगी रविंद्र भाई? हाँ, पकार की संज्ञा अगर अस धातु में टिप प्रत्यय लगे, हाँ प्रथमा पुरुष एक वचन में, हाँ तो अस्थि रूप बनेगा। परंतु पकार की संज्ञा किस सूत्र से होगी ये पूछ रहा था मैं, बता दिया। अस्थि बोल के रूप बनेगा। तो अंत में कौन से प्रत्यय थे? तिंग प्रत्यय थे। अस धातु में तिंग प्रत्यय लगा इसलिए अस्थि रूप बना, परंतु वो अस्थि को पद संज्ञा प्राप्त होती इस सूत्र से, सुप्तिगंतम पदम। इस सूत्र से सुप और तिंग प्रत्यय के अंत में होने के कारण शब्दों को पद संज्ञा होती है। लिख लेना ऐसे, सुप्रत्यान्त शब्दाः तिंग प्रत्यान्त शब्दाश्च पद संज्ञका भवन्ति। इसे लिखना है हिंदी में, सुप्रत्यान्त शब्द और तिंग प्रत्यान्त शब्द पद संज्ञक कहलाते हैं। अभिजीत भाई, पद संज्ञक कहलाते हैं उचितम वा, सही है क्या? पद संज्ञक होते हैं ऐसे कहना उचित होगा। पद संज्ञा प्रभु उच्यते उच्यते इति सम्यक, परंतु हिंदी में कैसे कहेंगे ऐसे? सुप्रत्यान्त शब्द और तिंग प्रत्यान्त शब्द पद संज्ञक कहलाते हैं क्या? पद संज्ञक होते हैं ऐसे कहना उचित होगा। हाँ, बोलते हैं, कहते हैं, दोनों एक ही समार्थन है। मतलब सुप्रत्यय शब्द और तीन प्रत्यय शब्द पद संज्ञा बोलते हैं या होते हैं। अवंती मतलब होते हैं।
कहलाते हैं। कहलाते होते हैं कुछ भी कहते जाता अग्रे हलो अनंतरा संयोग सूत्र लिख लेना है। लिख लेना हलो अनंतरा संयोग। समर्थ शांत जरा शांत ना, तुला एकदा सांगितलं कळत नाही बाळा, सारखं सारखं स्वरस्य विरामस्य च व्यवधानं विना उच्चारितानां व्यंजनानां समूहः संयोगनाम्ना ज्ञायते। ये संयोग संज्ञा विधायक सूत्र है। हर सूत्र के ऊपर एक एक जो कुछ संज्ञा कहलाती उसको ऊपर लिखना है। पहला जो सूत्र हमने देखा था वो क्या, संहिता संज्ञा विधायक सूत्र। दूसरा सूत्र देखा था पद संज्ञा विधायक सूत्र। अब तीसरा सूत्र देख रहे संयोग संज्ञा विधायक सूत्र। ऊपर ऊपर लिख लेना उस सूत्र के ऊपर। हाँ रविंद्र भाई उसे लिख लेना तो पता चलेगा आगे। जी गुरुदेव। पहला था संहिता संज्ञा विधायक सूत्र, पद संज्ञा विधायक सूत्र, अब संयोग संज्ञा विधायक सूत्र। जी गुरुजी। इसको ना प्रातिशाख्य में अभिनिधानम कहते हैं। जो व्यवधानम इधर कहा है, व्यवधानम माने क्या, जैसे कि अग्नि ये जो शब्द है ना, इसमें उच्चारण कैसे होना चाहिए। इसमें तो संयोग है, दो अक्षरों का संयोग है, गकार और नकार का संयोग है। तो इसका उच्चारण कैसे होगा, अग्नि ऐसे होगा क्या, द्वित्व सहित होगा क्या, अग्नि ऐसे होगा, भेद में होगा। हाँ तो इनका व्यवधान भी जैसे कि हमने कहा था वर्णानाम अतिशय सन्निधि संहिता संयम स्यात्, स्वरस्य विरामस्य च व्यवधानं विना उच्चारितानां व्यंजनानां समूहः संयोग नामना ज्ञायते। जिधर स्वर नहीं होते हैं, स्वर का विराम है, जहां स्वर का विराम है माने जहां स्वर नहीं होते, स्वराक्षर जहां नहीं होते हैं, उस व्यंजन समूहों को संयोग कहते हैं। समझ में आ रहा है, जहां स्वराक्षर नहीं होते हैं, जहां स्वराक्षर नहीं होते हैं उस व्यंजन समूह को, उच्चारण व्यंजन समूह को संयोग कहते हैं। जी गुरुदेव। तो ऐसे मतलब वो होंगे हलंत वाले होंगे। हलंत हलंत स्वरस्य विरामस्य च व्यवधानं विना उच्चारितानां व्यंजनानां समूहः संयोग नाम्ना ज्ञायते। बस इसको हमें ये ऐसे कह रहा है ना कि जहाँ पर स्वर का विराम होगा लेकिन फिर भी जो व्यंजन है वो बिना व्यवधान मतलब बिना रुकावट के उच्चारण किए जाने वाले जो समूह है उसको संयोग संज्ञा कहा जाता है। सम्यक, परंतु इसमें क्या है विशेष है ना, इसका दो प्रकार का विधान है। जैसे हर सूत्र में ना इन्होंने जैसे द्वित्वाक्षर का जो भेद इन्होंने बताया, अनचिच बोल के एक सूत्र आता है, उधर इन्होंने पानी जी ने क्या कर दिया कि अचफ पर से रहा द्वे वास्तः न तो अची। हाँ द्वित्व होगा परंतु वाह ये शब्द डालने के कारण हमने कल देखा था कौन सा, नवेति विभाषा, नकार वाकार एति विभाषा संज्ञा भवति। तो वा डालने के कारण वैकल्पिक सूत्र बन गया। तो अग्नि का द्वित्व वैकल्पिक विधान है, न तो नित्य विधान। समझ में आ रहा है ना, अग्नि का द्वित्व ये वैकल्पिक विधान है, माने उसे द्वित्व की सहित भी आप कह सकते हैं, द्वित्व के बिना भी कह सकते हैं। अग्नि ऐसे कह देंगे ना तो द्वित्व के बिना हो जाएगा, और अग्नि ऐसे करने के गकार द्वित्व हो जाएगा। परंतु इधर द्वित्व बोल रहे हैं ना, ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ जो आप द्वित्व कह रहे हैं, द्वित्व किसको कह रहे हैं। हाँ द्वित्व जैसे कि श्रद्धा, अग्नि में गकार है ना, पहले जो गकार है ना उसका द्वित्व होता है आनचिच इस सूत्र से। द्वित्व माने दो अक्षर का उच्चारण हमारे मुख से जब होता है उसे द्वित्व कहते हैं। अगर आप अग्नि ऐसे नहीं कहेंगे ना तो उसमें अग्नि कहना पक्का, हाँ जैसे पक्का में जो दो क्या आते हैं, जल्दी आ गया, दो क्या आते हैं। हाँ पक्का अगर कहते ना तो कंठे विद्यमान ककारस्य विरुक्ति ही भवति। एतादृशमेव अग्नि इत्यत्र गकारस्य विरुक्तिः भवति, तत्र एकविधा गकारः नास्ति। एक गकार नहीं है उधर हलंत,
उधर 2 गकार आ जाते हैं। हाँ, वयोः अधिकम, ज्यादा भी आ सकते हैं। अग्नि इति उच्चारणेन, समझ में आ रहा है? जैसे आप प्रयास करो श्रोता, अगर आप अग्नि का उच्चारण भिन्न भिन्न थोड़ा करने का प्रयास कीजिए। अग्नि, गकार को आधा करके बोलना और नकार को पूरा उच्चारित करना, तो उसमें उचितम न अनुभूति। हाँ जी गुरुजी। ये पता चलेगा आगे, हमें पता चल जाएगा। थोड़ा प्रयास करेंगे ना, माने आगे देखेंगे ना, अनचुच ये सूत्र आ जाएगा। परिभाषा होने के बाद आचु संधि प्रकरण ही है, तब अच्छी तरह से चिंतन करेंगे। और हमारे चिंतन के समय पे भी इसमें चिंतन में लाऊंगा, कल इसको क्लियर कर दूंगा। जी गुरुजी। अभी ये संयोग संज्ञा लिख लीजिए। जैसे जिस, हाँ एक मिनट, जिस व्यंजन समूह में स्वर का विराम हो, माने स्वराक्षर न हो, उसे संयोग संज्ञा कहते हैं। लिख लिया? जिस व्यंजन संधि में स्वराक्षर नहीं हो उसे संयोग संज्ञा कहते हैं। हाँ, व्यंजन समूह में ऐसे लिखना, क्योंकि उसमें क्या होगा, व्यंजन समूह को हमें दर्शाना है। गकार नकार ये व्यंजन का समूह है, जकार यकार व्यंजन का समूह है। तो इसलिए समूह को ऐसे लिखना। जिस व्यंजन समूह में स्वराक्षर का विराम होता है उसे संयोग संज्ञा कहते हैं। स्वराक्षर नहीं होते हैं उसको संयोग संज्ञा कहते हैं। समझ में आ रहा है सतीश भाई? गुरुजी अभिजीत भाई? जी 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 गुरुजी, आ रहा है। यहाँ पर जो हलो नंतरा लिखा है, फिर इसका मतलब यहाँ पर क्या काम है? हम लोग जो पढ़े वो संयोग को लेकर। अनंतरः संयोग। हलः मान, हल क्या है? हल प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? जितने भी व्यंजन वर्ण है वो सब हल प्रत्याहार में आते हैं। हलो अनंतरः संयोगः। अनंतरः संयोग माने हल में जो भेद है उसे संयोग संज्ञा कहते हैं। हल में जो वर्ण व्यवहित भेद है उसे संयोग संज्ञा कहते हैं। जिस व्यंजन में स्वर अक्षर नहीं होते हैं ना गुरुजी, उसको जिस व्यंजन समूह में लिखना, व्यंजन में नहीं, व्यंजन समूह, गलत मत लिख लेना, व्यंजन समूह लिखना। व्यंजन समूह नीचे देखिए, बहुत बड़ा व्यंजन समूह है। सूर्क्ष्य, ये कितना बड़ा व्यंजन समूह है। छठा उदाहरण देखना, अर्धरेफ, अर्ध ककार, अर्ध सकार, अर्ध यकार, ये व्यंजन समूह बन गया ना। मतलब गुरुजी उनका व्यंजन का समूह जिनमें स्वर नहीं है, मतलब उसको बोलते हैं क्या? हाँ, मतलब उन वर्ण, मतलब वर्णों के समूह जिनमें स्वर नहीं हो, सिर्फ व्यंजन ही हो, मतलब हलंत लगा हुआ है सब में। हाँ देखो इसको गुरुदेव, जैसे ये जो सूत्र है ये इसका नाम है हलवंतरा, ठीक है गुरुदेव। तो इसके अंदर हल के अंदर जितने भी व्यंजन आते हैं उसमें स्वर तो किसी में भी नहीं है ना, तो वो उस समूह को हम यही बोलेंगे ना। कैसे स्वर नहीं है उसमें? मैंने बताया था ना, हल प्रत्याहार में भी स्वर है। अकारेण विना व्यंजनानां ग्रहणं संभवति न भवति। पर वो तो गुरुदेव उच्चारण के लिए दिए हुए है ना, सिर्फ केवल उच्चारण हो जाए, वैसे तो नहीं है ना, क्योंकि स्वर तो सारे अच में आ गए। तो हल में तो सब व्यंजन होंगे, तो उसमें जब वो उच्चारण के लिए उन्होंने पूरा लिख दिया, लेकिन है तो हलंत वाले ना सारे वो। हाँ, कल हम लोग इस पर चर्चा भी किए थे। समझ में नहीं आ रहा आपका संकेत, समझ में नहीं आया। और मैं बताता हूँ दोबारा से गुरुदेव। अच्छा उज्जवल बताओ, आप बताओ क्या बोल रहे हो। मतलब मैं बोल रहा हूँ गुरुजी कि मतलब ये जो संयोग है वो ये मतलब कि जितने भी व्यंजन है सब उन सब में हलंत लगा हुआ है व्यंजन में, मतलब उनमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ है, तो उन सब के समूह को ही संयोग बोलते हैं ना। हाँ, अभी ये जो समूह किधर होगा, एक पद में इसका समूह होगा। ओके, जब अलग अलग भेद तो थोड़ी करने जाएंगे वर्णों का। हम जब एक पद देखेंगे उसमें जब उसकी चिकित्सा करेंगे, अगर इस पद में इतने अक्षर है,
तब जाके चिकित्सा करते समय, जैसे कि सूर्क्ष में हमने सूर्क्ष उसकी चिकित्सा की, हाँ, अर्ध की चिकित्सा हमने की, तो उधर अर्ध रकार, अर्ध ककार, अर्ध शकार और अर्ध यकार। इस चिकित्सा में हमें 4 वर्ण देखे, तो 4 वर्ण कौन से थे? ये जो आप इधर लिखे वो, उनको संयोग कहेंगे, बस इतना ही। मतलब इसका जो ये जो पूरा समूह बना है, समूह को ही संयोग बोलेंगे ना? हाँ, वो संयोग संज्ञा, हाँ, प्रयोजनम की वास्ती, और हमें हल संधि में इसका प्रयोजन दिखेगा। ओ ठीक, समझ गया मैं। गुरुदेव, एक प्रश्न था। स्वरस्य विमरास्य, तो अच्छा, तो विमरास्य मतलब क्या है? विरामस्य नाम स्वरस्य विरामस्य वा व्यवधानं विना उच्चार्यन्ते, तत्र तेषां समूहस्य संयोगः इति संज्ञा भवति। विरामस्य नाम तत्र स्फुरः न वर्तते इति आदेशः। समझ में आ रहा है? मतलब नहीं, मतलब ऐसे कि मुझे जैसे नम ना नानम, जैसे अरे रे संयोग नाम न ज्ञानते, सॉरी मेरा उच्चारण बहुत गड़बड़ हो गया। तो नाना, ठीक है, नाना वो जो है वो संयोग है, नाना ज्ञानते, तो नाना का अर्थ क्या है, आप बता सकते हैं? नामना है वो, नामना, संयोग नामना ज्ञाय, उसका नाम दे दिया उसको, संयोग बोल के उसका नाम, हाँ, उसका नाम दे दिया, संयोग संज्ञा जैसे। मुझे लगा आप तमिल में बात कर रहे हैं। क्या ना बोल रहे थे ना, मुझे लग रहा है आप खुद तमिल में बात कर रहे हो। ओके, नहीं, अरे बाप रे, नहीं अभी हम तमिल में बात नहीं करेंगे। तमिल में बात की बहुत गड़बड़ किया। समझ में आया? हाँ, समझ में आया। अच्छा, तो नाम ज्ञानते, संयोग न्यायते। अच्छा, मतलब संयोग नाम से जाना जाता है, यूं कह दो आप, ये जान लिया आपने। हाँ। वैसा भात होता है। इधर भी देखिए, संशयार्थम इदं सूत्रम, ये मुख्य सूत्र नहीं है, इनसे कुछ विशिष्ट विधान इस सूत्र से नहीं होता है, उनको न्यायते, इसमें संयोग है। 2 प्रकार का संबंध कहा है, जैसे समवाय संबंध और संयोग संबंध। समवाय संबंध का भेद नहीं कर सकते, आकार का भेद हो सकता है, नहीं होता है, स्वरों का भेद होता है, नहीं होता है, हाँ, परंतु व्यंजन का भेद होता है। उसको दर्शाने के लिए समवाय संबंध और संयोग संबंध में संयोग का भेद है, ये दर्शाने के लिए ये सूत्र है बस। अच्छा। व्यंजनाक्षर का भेद, व्यंजन समूह का भेद। अच्छा। बहुत आया होगा इसमें, परंतु कुछ विशिष्ट सूत्र नहीं है जरा ये लेने के लिए। ओके, आगे वाले ये सूत्र भी काफी आसान है, इसको कल दोपहर को कंप्लीट कर देते। कोई दोपहर को 1 बजे जुड़ पाएंगे तो देखिए, कल ये कंप्लीट कर देना है हमें, रात को परिभाषा प्रकरण चालू करना है। ह्रस्वम लघु संयोगे गुरु दीर्घंच, काफी आसान सूत्र अभी मैं कह देता, परंतु मुझे थोड़ा काम है इसलिए मैं अभी नहीं कह पा रहा हूँ। गुरुदेव कंप्लीट करके टेस्ट ले लीजिए। गुरुजी, हाँ, दोपहर में कितने बजे? 1 बजे। 1 बजे चाहिए तो 1 बजे जुड़ेंगे ना, तो 1 बजे नेक्शन में था। लिख लेना ऐसे ही। ह्रस्व स्वरः लघु संज्ञकः भवति। ह्रस्व को लघु कहते हैं, ह्रस्व को लघु कहते हैं, लिख लेना। ह्रस्वम लघु, सूत्र लिख के आगे लिख लेना। ह्रस्व को लघु कहते हैं, ह्रस्व उच्चारण को लघु उच्चारण कहते हैं। जी गुरुजी। तो ह्रस्व है क्या? ह्रस्व जैसे एक मात्रिक, ह्रस्व का विधान उनको बताता हूँ। एक मात्रा कालो ह्रस्वो वेदितव्यः, द्विमात्रा कालो दीर्घश्च, त्रिमात्रा कालो प्लुतः। एक मात्रा वर्ण जो है उसे ह्रस्व कहते हैं, वो जो ह्रस्व है उसे लघु कहते हैं व्याकरण में। ओके,
हाँ। जो इस गुरुजी सम्यक छंद में जो प्रयोजन मात्रा लगाते हैं वही वो भी तो वही हुआ ना, लघु जिसमें उसको दर्शाते हैं हर्ष को। हाँ हाँ, एक बार फिर से बोलिए श्रद्धा से, मैंने लिया। मैंने कहा कि जो छंद में जो मात्रा लगाते हैं तो हर्ष के लिए और दीर्घ के लिए, तो उसमें भी वही लघु और गुरु के लिए आता है। यस यस, सही है एकदम, वो आता है, सही है। अग्रिम सूत्रम अस्ति, इसको लिख लेना। और इसके बाद संयोग है गुरु, जो हमने ऊपर संयोग संज्ञा देखी थी उसको गुरु संज्ञक भी कहते हैं। ओके, अच्छा। ऊपर जो हमने हलो नंतरा संयोग से संयोग संज्ञा देखी थी उसको गुरु संज्ञक भी कहते हैं। दो दो संज्ञा होती है उसको, पहले संयोग संज्ञा हुई, उसके बाद जो संयोग हुआ उस समूह को गुरु संज्ञा भी कहते हैं। इसका उदाहरण गुरुजी। गुरुजी दीर्घ होता है ना गुरु का मतलब। हाँ हाँ। पार्श्वनाथ यदि सत्पथलो मित्र दीर्घ के लिए नीचे है। हाँ हाँ, ये सम्य संयोग के लिए भी गुरु संज्ञक है और दीर्घ स्वर को भी गुरु संज्ञक कहा है। तो फिर गुरुजी अलग अलग क्यों बनाया गया जब दोनों मतलब एक ही है तो? चिंतन करेंगे श्रद्धा, इसका चिंतन करेंगे, कुछ बड़ी बात नहीं है, आसान ही है। ओके, इसका चिंतन करेंगे, इसको अच्छी तरह से मैं देखता हूँ कल और इसके बारे में चिंतन करता हूँ। बस ये लिख लेना, अभी हमने कंप्लीट कर दिया है। कल जब समय मिलेगा तब चिंतन करेंगे। मुझे नहीं लग रहा है कल मुझे 1:30 बजे समय मिलने वाला है, तो इसलिए अभी इसको कंप्लीट कर देना। आप जितने बजे भी खाली होंगे बता दीजिएगा, हम लोग आज जुड़ जाएंगे। आप एक मैसेज डाल दीजिएगा गुरुदेव, जब आपके पास टाइम हो हम उसी टाइम पे अपना शेड्यूल बना लेंगे। हाँ। ओके, मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ कभी ना कभी। ये 3 जी। सूत्र के बारे में चिंतन करेंगे, इसको लिख देना। ह्रस्व को लघु संज्ञक कहते हैं, संयोग को गुरु संज्ञक कहते हैं और दीर्घ को भी गुरु संज्ञक ही कहते हैं। जी गुरुदेव। तीनों गुरु संज्ञा के गुरु जी। क्षम्यताम क्षम्यताम, ये जो है ना संयोग गुरु का चिंतन अलग से करेंगे, ये गलत हुआ थोड़ा, इसको भी देखेंगे। ठीक है गुरुजी। देखेंगे संयोग गुरु का गलत हुआ मेरे से, इसको देखेंगे। संयोग परे रहे गुरु। हाँ वही ना, संयोग के परे ह्रस्व पर गुरु संज्ञक आप होती, मैंने गलत बोल दिया। जो संयोग पर या संयोग के बाद में ह्रस्व पर हो तो गुरु संज्ञक हो जाएगा ह्रस्व पर। संयोग के बाद में, यानी जो हमने जो संयोग देखा था स्वर हलोनंतरा संयोग में जो हमने संयोग देखा था, उसके बाद में यदि ह्रस्व कोई वर्ण आ जाए तो गुरु संज्ञक ही वो कहलाएगा। वो लघु लघु संज्ञक कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना? जी गुरुजी। हाँ, देखेंगे ह्रस्वम लघु संयोग गुरु दीर्घंच, इसके बारे में चिंतन करेंगे। बहुत आसान सूत्र है। कल परसन्निकर्ष संहिता सुप्तिगंधम परम हलोनंतरा संयोगः, इन तीनों सूत्र के बारे में अनुपम भाई आप और उज्जवल भाई आप बता देना है इसके बारे में। ओके, दोपहर को। अच्छा गुरुदेव, एक प्रश्न था। बोलिए। संस्कृत में मतलब क्या होता है? जैसे मैं एक वाक्य बोलता हूँ, इसका मतलब क्या है? हाँ, संस्कृत में मैं क्या बोलूंगा? ऐसे उदाहरण दीजिए। तो वो तो अर्थ ही हुआ ना, मतलब अर्थ ही तो हुआ। ऐसे उदाहरण दीजिए। अच्छा अच्छा। इससे अर्थ की हो सकता है ना? गुरुदेव अर्थ होगा ना, अर्थ। उदाहरण तो सर दृष्टांत हो गया। हाँ। अर्थ भी हो सकते हैं, अर्थ। अस्य अर्थ या अस्य तात्पर्य किम? अस्य तात्पर्यं किम? तात्पर्यं इति सुष्ठुवाक्यं, सम्यक्। तात्पर्यम् इति सुष्ठु, अर्थं चेदपि सम्यक् नास्ति, तात्पर्यम् इति सम्यक् वर्तते। सम्यक्। गुरुजी, आपने जो एक बार वो बीच में भी कहा था ना पदच्छेद और शब्दच्छेद, तो पद को ही शब्द को ही मतलब पद भी कहते हैं, तो फिर दोनों में क्या भेद है? मतलब आपने कहा कि पदच्छेद होता है लेकिन शब्दच्छेद नहीं होता, तो फिर वो क्यों, उसमें जब एक ही है तो क्यों नहीं होता? उसको ना अभी वो सूत्र है, 1 मिनट। समर्थ ज्ञानी बंद कर बाड़ा समर्थ। अच्छा विनायक जी,
प्रातिपदिक को शब्द कहते हैं। क्या गुरुजी एक बार श्रद्धा हेलो। हाँ प्रातिपदिक अर्थवत अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम। अर्थवत अधातु जिसमें धातु नहीं होता, अप्रत्यय होता है, मान लीजिए जिसमें प्रत्यय नहीं होता उसको प्रातिपदिक कहते हैं, और प्रातिपदिक को ही शब्द कहते हैं। और पद वो जिस शब्द में, जिस प्रातिपदिक में सु प्रत्यय लगता है, जिस प्रातिपदिक में तिंग प्रत्यय लगता है उसको पद कहते हैं। मतलब पद और शब्द एक ही नहीं होता। नहीं होता है, एक नहीं होता है। जैसे हम क्या बोलते हैं, अकारांत पुल्लिंग राम शब्द, अकारांत पुल्लिंग रामः शब्द, ऐसे नहीं कहते ना। रामः कब बना, वो जब सुप्रत्यय लगा तो रामः बना। हाँ हमने क्या बोला था, अकारांत पुल्लिंग राम शब्द, रामः शब्द ऐसे नहीं बोला हमने। जी नहीं नहीं। तो राम क्या बना, अर्थवत अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम, उसमें अर्थ है राम में, अप्रत्यय, उसमें प्रत्यय नहीं है। अधातु धातु भी नहीं है, क्योंकि धातु का प्रत्यय भी नहीं लगा है उसमें। अर्थवत अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम, जो प्रातिपदिक है उसको ये शब्द कहते हैं। और उसमें जब सुप्रत्यय लगता है, जब उसमें तिगंत प्रत्यय लगता है, तब जाके उसको पद संज्ञा मिलती है। मतलब गुरुदेव जिस जिस शब्द का मतलब जिस वर्ण का शब्द का ही कह लीजिए जिसका अर्थ है लेकिन उसको कोई प्रत्यय नहीं लगाना पड़ा उस अर्थ को ग्रहण करने के लिए, तो वो प्रातिपदिक हो गया। हाँ सम्यक। हाँ। और उसी कोई भी प्रत्यय या फिर सिर्फ सु और तिंग, सिर्फ नहीं, सु कोई और भी प्रत्यय नहीं, जब सु और तिंग प्रत्यय लगते हैं तभी उसको पद संज्ञा मिलती है, बाकी के प्रत्यय से पद संज्ञा नहीं मिलती। अच्छा समझ गया। मतलब हम ये नहीं कह मतलब सकते कि सारे कि मतलब विभक्ति लगने कि के बाद जैसे कि उज्जवल रम क्रीड़ायाम इति धातोः घञ प्रत्यय, राम शब्द में पहले घञ प्रत्यय लगता है। रम क्रीड़ायाम इति धातोः घञ प्रत्यय से रम घञ से आदि वृद्धि हो जाती है, राम बोल के जो स्वरूप बनता है, राम के स्वरूप के पहले ही रम क्रीड़ायाम धातोः घञ प्रत्यय पहले लगता है, रम घञ, और उसके बाद प्रक्रिया बन के ही राम बोल के शब्द होता है, और राम शब्द में ही सुप्रत्यय लगाने से रामः ये स्वरूप बनता है। राम में सु प्रत्यय लगा तो वो रामः बना तो वो पद हो गया। तो फिर जैसे रामाणाम रामाभ्याम ये सारे भी तो फिर पद ही में ही आएंगे ना। हाँ नहीं है ना, हमने जैसे बोला कि सुबादी प्रत्यय जो 27 कितने प्रत्यय बजाएंगे, 3 into 7 कर देना, कितने होते हैं प्रत्यय टोटल, 21 या 27 देख लेना एक बार, 21। हाँ 21 होंगे अगर हम उसको प्रथमा संबोधन को नहीं गिनेंगे तो। हाँ प्रथमा संबोधन वो पहले 3 लग जाते हैं, सु और जैसे भी लगता है उधर भी। हाँ तो फिर मतलब इसका मतलब अगर हम ये कह सकते हैं कि विभक्ति लगने के बाद वो पद हो गया, और विभक्ति नहीं लगा है तो वो फिर वो शब्द रहा। मतलब कि सारा पद शब्द है लेकिन सारा शब्द पद नहीं है, ऐसा मतलब समझ सकते हैं शायद। उज्जवल मेरी ओके कंफ्यूजन हो गया, मैं बताओ एक बार क्या बोले आप। मतलब मैं बोला कि जितने भी पद हैं वो शब्द थे, लेकिन जो जितने सारे शब्द है वो कभी मतलब जितने सारे शब्द हैं वो पद बन सकते हैं, लेकिन जो भी पद है वो शब्द नहीं बन सकते। मतलब प्रत्यय उनके हटा देंगे तो शब्द बन जाएंगे, उसमें क्या है। हाँ प्रत्यय हटाने के तो बन सकता है। प्रत्यय हटता है गुरुजी। प्रत्यय का चिकित्सा करेंगे तो प्रत्यय हटेगा, वरना तो प्रत्यय नहीं हटेगा ना, वो साक्षात स्वरूप शब्दार्थ ही प्रत्यय सिर्फ लगता है, हटता नहीं है मतलब शब्द में, ऐसा मतलब हमको लगा इसीलिए हम बोले। गुरुजी ये वो वाला हो गया ना गुरुजी, हाँ ये वो वाला हो गया ना कि तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता मतलब तुम्हारा कुत्ता टॉमी, हमारा कुत्ता कुत्ता। साढ़े कुत्ता टॉमी साढ़े कुत्ता। एक याद रखना बस, अर्थवत। हमें रिकॉर्डिंग बंद कर दिया ना भाई। ट्रीम हो जाएगा। अमर भाई यहाँ अमर भाई रिकॉर्डिंग छोड़ के थोड़ा काम कर रहे हैं कुछ। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। वही ये क्या है, एक याद रखना, शब्द में अर्थ होता है, बस ये याद रखना, नहीं तो आप कंफ्यूजन आ जाएंगे बाद में। अर्थवत अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम, उसमें अर्थ तो होता है। रम क्रीड़ायाम तो राम स्वरूप बनने के बाद उसमें भी अर्थ विद्यते, परंतु पदम नास्ति।
समझ में आया? मतलब गुरुजी सरल भाषा में ये हो गया ना कि जिसका अर्थ होता है लेकिन उसमें ना तो धातु लगी होती है ना उसका प्रत्यय लगा होता है, उसको पद बोलेंगे ना, शब्द प्रातिपदिक नहीं, उसको प्रातिपदिक पद कहेंगे। बोलेंगे। हाँ जिसमें प्रत्यय लगेंगे, जिसमें प्रत्यय लगेंगे उसे पद कहेंगे। ओके हाँ जी। सिद्धेश भाई बोलिए। हाँ तो वही हुआ ना गुरुदेव, मैं सही तो बोला, फिर शब्द बोल रहा हूँ ना, जो जिसका अर्थ है, जैसे राम है, राम में कोई प्रत्यय नहीं लगा है, कोई धातु नहीं लगी है, तो राम जो है वो शब्द है। अगर उसमें हम कोई प्रत्यय लगा देंगे, जैसे कोई तो प्रत्यय प्रत्यय लगा नहीं। दिया तो फिर वो पद बन जाएगा। यस कोई तो उसमें प्रत्यय लगा देंगे तो पद बनेगा ना गुरुदेव। हाँ 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 ठीक है गुरुदेव। तो अगर हम उसको पद बना रहे हैं तो उस पद का भी तो एक अर्थ होता है ना, जैसे राम, हाँ, तो राम ने उसका अर्थ हुआ, तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि उसका अर्थ नहीं तो लेकिन हुआ? उसमें प्रत्यय लग गया ना, फिर उसमें प्रत्यय लग गया ना भाई, यही तो है। श्रद्धा कंफ्यूजन मत हो, मैंने बता दिया है कि अर्थवत अर्थवत प्रातिपदिक में भी अर्थ है, अच्छा, प्रातिपदिक शब्द में अर्थ है। इसको ही मैं दोहरा रहा था कि आप कन्फ्यूजन में मत आ जाना, क्योंकि शब्द में अर्थ तो है परंतु वो अप्रत्यय और अधातुक है। समझ में आ रहा है ना? हाँ 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 तो बस ये याद रखना कि शब्दों में अर्थ तो है। रब क्रीड़ायाम इस धातु हो घय प्रत्यय होने के बाद राम स्वरूप बनने के बाद भी उसमें अर्थ विद्यते, परंतु पद संज्ञा नहीं भवती। पद संज्ञा कब होती है? जब सुप्रत्यय लगता है तब जाती। वही हुआ ना गुरुदेव, जैसे अकावन तो राम शब्द जैसे आपने बताया अभी, वो राम जो है वो शब्द है, मतलब अगर गुरुजी, उसके अंदर हम विभक्ति बनाएंगे, प्रत्यय लगाते जाएंगे तो वो पद बनता चला जाएगा, उसके बाद बदलते जाएंगे। मतलब गुरुजी बस प्रत्यय का ही अंतर है, तीन प्रत्यय और सुप्रत्यय लग गया तो प्रातिपदिका में वो ये धातु का भी धातु भी नहीं होना चाहिए। धातु का भी। हाँ तो वो बताया ना, धातु है प्रत्यय। चलो रखता हूँ, अभी मुझे जाना है। जी प्रणाम गुरु। ठीक है गुरुदेव। जी जी नमो नमः गुरुदेव, नमो नमः गुरुदेव। प्रणाम गुरु जी। तो मुझे समझ में आ रहा है। हेलो अनुपम भाई, समझ में आ रहा है अनुपम भाई? हेलो आवाज नहीं आ रही। भाई म्यूट रखें। चलो रखता हूँ अभी। जी गुरु। जी गुरुजी प्रणाम।